नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सुपर टेट या उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जीवो की जो दुनिया टॉपिक है, इसका पहला पार्ट इससे पहले हमने देखा था। वो यदि आपने नहीं देखा हो, साइड में आई बटन वीडियो मिल जाएगा। इसका पहला पार्ट में हमने लगभग आधा इस टॉपिक को कवर कर दिया था, आधा टॉपिक आज कवर होगा। सुपर टेट के सिलेबस की भी बात कर लेते हैं। तो ये आपका सिलेबस है, जहां पर दैनिक जीवन में विज्ञान से लेकर के गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, यहाँ तक सब कुछ करा चुके हैं। ये फिजिक्स वाला पूरा पोर्शन हो चुका है और अब बायोलॉजी हमने कंटिन्यू जो है वो कर दिया है। तो चलिए, जो जहां तक पढ़ चुके थे अब उसके आगे की बात करते हैं। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब हम डिवाइड करते हैं जंतु जगत को, एनिमेलिया को डिवाइड करते हैं, तो अकशेरुकी जंतु और कशेरुकी जंतु में डिवाइड करते हैं। अकशेरुकी जंतु में जो ये 8 प्रकार आते हैं, इसको हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था। पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस, नेमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मुलस्का और इकाइनोडर्मेटा। ये 8 के अलावा कई एनसीईआरटी में जब ज्यादा हायर पर आप पढ़ते हैं तो इसकी संख्या बढ़ भी जाती है। वैसे कक्षा 8, 9, 10 तक एनसीईआरटी में यही आपको दे रखा है। फिर जो दूसरा आता है प्रमुख भाग है, वो है कशेरुकी जंतु, जिसमें मछलियां, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी आते हैं। और यही आज का हमारा टॉपिक है, कशेरुकी जंतु, जहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो कशेरुकी जंतुओं की विशेषताओं की सबसे पहले बात करते हैं। तो रीढ़ की हड्डी अथवा मेरुदंड इसमें देखने को मिलता है, नाम में ही कशेरुकी है। ये सभी द्विपार्श्व सममित यानी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इसका क्या मतलब होता है? मान लीजिए कोई भी जीव इसमें से आप उठा लीजिए, मान लीजिए मछली अगर उठा लीजिए, अगर एक इसके सेंटर से एक आप काल्पनिक रेखा खींचते हैं, तो ये अगर बांटेंगे दोनों भागों में तो दोनों हिस्से बराबर होंगे। ये कहलाता है हमारा बाइलेटरली सिमेट्रिकल, जिसको हम द्विपार्श्व सममित के नाम से जानते हैं। इनका शरीर जो होता है वो त्रिस्तरीय, या आप कहेंगे ट्रायोप्लोब्लास्टिक, इंग्लिश टर्म थोड़ा सा याद करने की कोशिश ज्यादा कीजिएगा, एवं सेलोमेट आपका, जिसको हम देहगुआ युक्त कहते हैं, ये होता है। कंकाल आंतरिक या उपास्थि का बना होता है। बंद परिसंचरण तंत्र होता है इसमें। और हृदय जो होता है वो 2, 3 या 4 कक्षों वाला होता है। किसका क्या कैसा होता है, 2 या 3, वो भी हम सारणी में आपको बताएंगे। लिंग पृथक पृथक होते हैं। अंडज, जरायुज या अंडायुज, ये तीनों टाइप होते हैं। मस्तिष्क, संवेदन अंग और पूर्ण गमन क्षमता वाला होता है। एग्जाम्पल में देखेंगे वो कशेरुकी जंतु में, जैसे मछलियां, उभयचर इसमें आएगा, सरीसृप आएगा, पक्षी आएगा, स्तनधारी, ये सब इसके क्या है, इसके टाइप के अंतर्गत आते हैं, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर वाली सारणी जो है वो दिखाई थी, उसी को लेकर के है। अब इन सभी के बारे में एक तुलनात्मक सारणी सारणी हम देखते हैं। सबसे पहले मछलियों की बात करते हैं, इनके आवास को लेकर के। तो कहां पर ये देखने को मिलती है? जल में। उभयचर कहाँ देखने को मिलते हैं? तो जल और स्थल दोनों में, जैसे कि आपका मेढक हो गया, जल पर भी होता है, स्थल पर भी होता है। सरीसृप वर्ग की बात करते हैं तो मुख्यतः स्थल वर्ग पर आपको देखने को मिलता है। पक्षी स्थल और जल और वायु तीनों में। और जो स्तनधारी होते हैं, जिसमें मनुष्य आते हैं, ये आपके स्थल, जल और वायु तीनों में देखने को मिलते हैं। शरीर के आवरण की बात करें, मछलियों में शल्क देखने को मिलते हैं। उभयचर में आपका श्लेष्मा युक्त होता है, मॉइस्ट स्किन कह सकते हैं। सरीसृप में आपका शुष्क शल्क होता है, जिसको हम स्क्यूटिस या सलिक कहें, सीधे सीधे शुष्क शल्क आप याद रखिए, शुष्क शल्क। पक्षियों में बात करें तो पंख होते हैं बाहरी आवरण के रूप में, और स्तनधारियों में बाल होते हैं। शरीर के टेम्परेचर की बात करें तो मछलियों का कोल्ड ब्लड होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। उभयचारी कोल्ड, ये भी शीत रक्ती हो गए। और सरीसृप वाले भी कोल्ड में आएंगे। पक्षी वाले जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड में आते हैं, उष्ण रक्त होता है इनका। और स्तनधारी जो होते हैं ये भी आपके उष्ण रक्त में आएंगे। श्वसन की बात करते हैं, मछलियों में श्वसन गलफड़ों के द्वारा होता है। उभयचर की बात करें तो इसमें जल में गलफड़ों द्वारा होता है, पर स्थल पर फेफड़ों और त्वचा दोनों से होता है। उभयचर में थोड़ा सा कंडीशन याद रखिएगा कि जल में गलफड़ों के द्वारा होता है। आपको पता है कि जब हम बात करते हैं उभयचर की, उभयचर के एग्जाम्पल में देखने को मिलता है मेढक, और मेढक का जो बच्चा होता है वो टेडपोल होता है। तो जब टेडपोल का जन्म होता है तो उसके जो पैर होते हैं वो पहले पंख के रूप में एक प्रकार से देखने को मिलते हैं, पूंछ के रूप में देखने को मिलते हैं, और तब वो जल में रहता है। तो वहां पर जो श्वसन का कार्य करता है वो गलफड़ों से करता है। जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वृद्धि होती जाती है, फिर वो जो उसके पुच्छ टाइप की होती है ना, वो पैरों में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर जो गलफड़े हैं वो भी आपके फेफड़ों का काम करते हैं, मतलब उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो फिर स्थल पर आ जाते हैं और फेफड़ों और त्वचा जो है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। पर अगर बात करें इनके जनन को लेकर के, तो इनको वापस से जो है जल में जाना पड़ता है। इस सरीसृप वर्ग की बात करें तो फेफड़े आ जाएंगे। पक्षियों की बात करें तो फेफड़ों के साथ इनमें वायु कोष देखने को मिलते हैं। और स्तनधारियों की बात करें तो इसमें फेफड़े होते हैं, जैसे कि मनुष्य। मछलियों के हृदय की बात करें तो 2 कक्षीय होता है, एक अलिंद एक निलय।
उभयचर की बात करें 3 कक्षीय होता है, 2 अलिंद 1 निलय। सरीसृप जो है 3 कक्षीय होता है, जिसमें एक अपवाद भी होता है 3 कक्षियों में, जैसे मगरमच्छ या घड़ियाल, ये दोनों आपके सरीसृप में आते हैं, पर मगरमच्छ और घड़ियाल में 4 कक्षीय हृदय जो है वो होता है। पक्षियों की बात करें तो 4 कक्षीय हृदय, और स्तनधारी जो कि मनुष्य हैं, जो कि 4 कक्षीय हृदय इसमें देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं जनन को लेकर, रिप्रोडक्शन को लेकर। मछलियों में अंडज अधिकांशतः देखने को मिलता है, उभयचर में अंडज जल में अंडे देते हैं, सरीसृप में आपका अंडज एग्निवोन्टिक अंडे, पक्षियों में अंडज कठोर छिलके वाले अंडे, और ये कठोर उनका जो बाहरी आवरण होता है ना कठोर। स्तनधारियों की बात करें तो अधिकांश जरायुज होते हैं, प्लेसेंटा युक्त होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें मछलियों में रोहू, कतला, सार्क। उभयचर की बात करें तो मेढक हो गया, टोंड हो गया। सरीसृप में छिपकली, सांप, कछुआ। पक्षियों में कबूतर, मुर्गी, और स्तनधारियों में गाय, कुत्ता या फिर मानव। ये सब आपके अलग अलग टाइप हो गए। तो ये जो हमने अभी देखा, इसको एक बार चित्र के साथ साथ भी थोड़ा सा देखते हैं। तो मछलियों में जल में रहने वाले जलीय पेड़धारी जंतु हैं, उभयचर जल और स्थल दोनों पर। सरीसृप शुष्क जल पर रहने वाले, और शरीर पर शुष्क सल्ग भी होते हैं। वायु में उड़ने वाले पक्षियों में आ जाएंगे। स्तनधारियों में शरीर पर बाल होते हैं। यहाँ पर गलफड़ों द्वारा श्वसन है, इसमें जल में गलफड़ और स्थल पर फेफड़ों और त्वचा द्वारा श्वसन है। ये अंडज होते हैं, इसमें हृदय 3 कक्षीय है। अंडज जो है वो अंडे जल में देते हैं, एग्जाम्पल मेढक, टोंड हो गया, इसमें राहुल, सार्क वगैरह हो गया। सरीसृप में अगर बात करें तो फेफड़े द्वारा श्वसन, हृदय 3 कक्षीय है, और इसमें एग्जाम्पल में छिपकली, सांप, कछुआ। पक्षियों की बात करें, शरीर पर पंख, फेफड़ों के साथ वायुकाश, हृदय 4 कक्षीय, अंडज यहाँ पर कठोर छिलके वाले अंडे देते हैं, कबूतर, मुर्गी। और स्तनधारियों की बात करते हैं तो शरीर पर बाल होते हैं, मादा में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं, फेफड़ों द्वारा श्वसन, हृदय 4 कक्षीय, अधिकांश जरायुज होते हैं, प्लेसेंटा युक्त होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे गाय हो गया, कुत्ता हो गया, मानव हो गया, इस तरीके का यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक, इसी में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। देखिए हम इसको ट्रिक से पहले बात करेंगे, फिर डिटेल में बात करेंगे। ट्रिक हम इसलिए आपको पहले बता रहे हैं ताकि जो आगे चीज आप पढ़ें उसको तो और बेहतर समझ सकें। तो सबसे जो ज्यादातर फेमस है ट्रिक, वो आपकी है किचन और चक्की वाली ट्रिक। अब इसमें क्या है, एक बीजपत्री होता क्या है, तो आपको पता है कि कोई भी जो आवरण होता है बीज का ना, उसको अगर हम बांटना चाहें तो वो आपका इक्वली ना बटे, वो आपका एक बीजपत्री में आता है, और जो द्विबीजपत्री होता है ना, वो आपका इक्वली 2 भागों में बढ़ जाता है। तो ये एक बेसिक समझने के लिए, अभी इस डिटेल में आके बताएंगे। तो एक बीजपत्री में याद रखना है आपको आटा, यानी जिस भी चीज को लेकर के हम चक्की में ले जाकर सीधा पीस करके आटा बनाते हैं, वे सभी हमारे एक बीजपत्री हैं। इनके बीज को आप आसानी से 2 बराबर दालों में नहीं चीर सकते, जैसे ये दरते हैं ना चकिया से, तो वो आप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे गेहूं, धान, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, गन्ना, प्याज, लहसुन, केला और बांस। ये जो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, ये रट लीजिएगा, क्योंकि एक बीजपत्री द्विबीजपत्री से क्वेश्चन आपसे एग्जाम्पल से बनते हैं। तो आपको समझ में आया कि जिनको लेकर के हम आटा पिसवाते हैं, हम चक्की में ले जाकर सीधा पिसवाते हैं। हम गेहूं, कुछ ऐसे भी होंगे जैसे केला वगैरह, वो इस ट्रिक में नहीं आएंगे, तो वो अलग से लिखें। बाकी ऊपर वाले तो आपको समझ में आ जाएंगे, गेहूं से है, धान का चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, तो ये आप इस ट्रिक से जोड़ करके याद रख सकते हैं। कुछ ऐसे हैं अपवाद स्वरूप, मतलब अपवाद नहीं, जो इस ट्रिक में फिट नहीं बैठेंगे, जैसे बांस हो गया या फिर आपका केला हो गया, तो इसको आप अलग से याद रखिएगा। फिर ये हो गया हमारा एक बीजपत्री को लेकर के। अब बात करें हम द्विबीजपत्री को लेकर, तो जिन भी बीजों को हम दाल बनाते हैं या जिनसे हम तेल निकालते हैं, यानी जिनका छिलका हटाते हैं, और जब छिलका हटाते हैं तो 2 फाक में जो बढ़ जाए, मैंने बताया ना नाम में ही है द्विबीजपत्री, तो वो आपके सभी क्या कहलाएंगे, द्विबीजपत्री कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए चना हो गया, मटर हो गया, अरहर हो गया, मूंग की दाल हो गया, मसूर हो गया, ये सभी दालें जो हैं वो सब आपकी द्विबीजपत्री में आती हैं। अब मटर आपने देखा होगा, मटर के ऊपर का छिलका अगर हटाते हैं तो अंदर अंदर उसमें 2 इस तरीके से पार्ट अलग अलग निकलते हैं, अगर मटर के छिलके का ऊपर का हिस्सा आप हटाकर देखते हैं, तो किसका उदाहरण है, द्विबीजपत्री का। और एग्जाम्पल में सरसों है, मूंगफली है, मैंने बताया कि जितने भी प्रकार की दालें हैं वो भी आएंगी। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जिन बीजों को हम दाल बनाते हैं, जितनी दालें हैं वो सब इसमें आएंगी, और जितने भी तेल निकालते हैं जिनका भी, जिनसे भी हम, उन सभी को लेकर के भी, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, तिलहन, ये सब चित्र आप जो देख रहे हैं ये भी सब आपके द्विबीजपत्री में आएंगे। उम्मीद करते हैं ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। ये इसलिए ट्रिक मैंने आपको बता दी क्योंकि जब हम आगे आपको बताएं तो आप इन चीजों से बेहतर
समझ करके आगे और बेहतर से समझेंगे। देखिए एक तो ट्रिक ये हो गई जिन दाल और ये वाली, एक ट्रिक आपको इस तरीके की भी देखने को मिलती है जिसमें आप क्या करेंगे, इन शब्दों से सारे निकाल सकते हैं। मान लीजिए पहली वाली ट्रिक किसी को याद करने में, क्योंकि उसमें सारी चीजें नहीं कवर हो रही थी ना, तो इससे भी निकाल सकते हैं। तो रटने के लिए एक ट्रिक ये भी है कि एक बीज पत्री याद रखने की ट्रिक के लिए कि गधा मक्का और प्याज लहसुन खाता है। गधा जो है मक्का और प्याज लहसुन खाता है, तो गा से आपका गन्ना हो जाएगा, धा से आपका धान चावल हो जाएगा, मक्का से आपका मक्का और गेहूं बाजरा हो जाएगा, प्याज लहसुन जो है वो भी इसमें आ जाएगा। तो इसके साथ सिर्फ केला और बांस आपको अलग से याद करना पड़ेगा जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो एक बीज पत्री की ट्रिक क्या है, गधा मक्का और प्याज लहसुन खाता है। अगर पहले वाले तरीके से याद हो रहा है तो इसको मत याद रखिएगा, ये आसान लग रहा है तो ऊपर वाले को भूल जाइएगा, या तो दोनों याद रख सकते हैं। अब दूसरी जो है द्विबीजपत्री याद रखने की ट्रिक क्या है, तो इसकी ट्रिक है आम ने चने मटर में सरसों डाली। तो आम से आपका आम और सेब जैसे फल आ जाएंगे, ने से आपका नीम आ जाएगा, चने से आपका चना आ जाएगा, मटर से आपका मटर आ जाएगा, सरसों से आपका सरसों और सूरजमुखी आ जाएगा, और डाली से आपका दालें आ जाएगा, सभी प्रकार की दालें। तो ये आपका है द्विबीजपत्री याद रखने की ट्रिक। अब हम इसी को ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो भी आपको लॉजिक अच्छा लगे वो आप याद रख सकते हैं। आवृत्त बीजी और एक बीजी या द्विबीजपत्री हम इसको जो है वो कहेंगे। ये तीन चीजें आपको पढ़नी है। तीन चीजें क्या, जो आवृत्त बीजी होता है ना, इसी के अंदर आपका एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री आता है। हमने इसी का ही अभी ट्रिक से पढ़ा है। तो आवृत्त बीजी क्या होता है उसको समझते हैं। इसके अलावा वीडियो लाइक जरूर करते रहिएगा। ये सब ट्रिक से लेकर के हर सारी चीजें आपके लिए मेहनत की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी लिख दीजिएगा। जो लोगों ने लगातार कमेंट किए हैं वो भी मोटिवेशन का काम करते हैं। तो आवृत्त बीजी, जो बीज होते हैं वो अंडाशय के भीतर विकसित होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं आवृत्त बीजी। इसमें बीज जो होते हैं वो फल के अंदर सुरक्षित रहते हैं। पौधों का शरीर जो है वो जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज में विभेदित पाया जाता है। इनमें युग्मन जो होता है वो निषेचन, डबल फर्टिलाइजन, जो फर्टिलाइजेशन है उसके द्वारा होता है। ये सबसे अधिक विकसित और विविधता युक्त पादप है। इसमें आम, गेहूं, चना, सरसों, मटर, गुलाब, धान, गन्ना, नारियल, ये सब आता है आवृत्त बीज में। अब इसी के अंतर्गत हम एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को एग्जाम्पल से समझिए। एक बीजपत्री नाम में ही है, यानी बीज में केवल एक बीज पत्र होता है, और यहाँ पर द्विबीज पत्र में दो बीज पत्र होंगे। इसमें पत्तियों की जो सिराएं होती है वो समानांतर होती हैं। आप चित्र में देखिए, यहाँ पर ये देखिए एक बीज पत्री का जो चित्र है कैसी होती है, समानांतर होती हैं। और द्विबीज पत्री में जलिका आपको जालियां देखने को मिलती हैं, तो जालिका नुमा होती हैं। तो ये दोनों में पत्तियों के सिरा विन्यास में अंतर जो है वो देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, चित्र भी अभी आगे कंटिन्यू करेंगे, पहले बेसिक आपको समझा रहे हैं। उसके बाद तंतुमूल इसमें होते हैं, टैप, फाइब्रस रूट, और यहाँ पर आपका मुख्य मूल होते हैं। आपको ये चीज मैंने बताई है, झकड़ा जड़ और आपका दूसरी होती है एक रेशेदार जड़ और झकड़ा जड़ करके। तो एक में आपको क्या देखने को, अभी चित्र के जरिए अभी आगे समझाएंगे। चलिए यहाँ पर बेसिक बेसिक समझ लेते हैं। संवहनी बंडल बिखरे हुए होते हैं, यहाँ पर संवहनी बंडल वलयाकार होते हैं। इसमें द्वितीय वृद्धि सामान्यता नहीं होती है, इसमें द्वितीय वृद्धि सामान्यता होती है। द्वितीय वृद्धि क्या है, जब आप देखते हैं कि जो तना पेड़ का होता है वो बहुत ज्यादा टाइम के बाद और ज्यादा विकसित होता जाता है, वो बहुत तना मोटा हो जाता है, लकड़ी बन जाता है, वो होता है द्वितीय वृद्धि। तो जो एक बीज पत्री होते हैं ना, इसमें सामान्यतः ये द्वितीय वृद्धि नहीं देखने को मिलती। अब जैसे धान, गेहूं तो सबने देख रखा हो, गेहूं की बालियां होती है, क्या उसमें तना होता है? नहीं होता है, पतली पतली टाइप की पत्तियां टाइप की होती है, डंडियां होती है, तो वो आपका एक बीज पत्री में आएगा। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, आम का पेड़ आप देखते हैं, बड़ा सा चौड़ा सा लंबा सा हो जाता है, उसका जो तना होता है विकसित और होता जाता है और लकड़ी में परिवर्तित हो जाता है। तो वो किसमें है? द्वितीय वृद्धि में। तो द्वितीय वृद्धि इसमें सामान्यता होती है। बाकी एग्जाम्पल आपको सारे याद रखने हैं। अब थोड़ा सा इसको चार्ट से समझिए, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री में अंतर को लेकर। तो यहाँ पर बीज पत्र एक होगा, यहाँ पर दो होगा, चित्र से स्पष्ट है। ये देखिए इस प्रकार से जब हम अलग करते हैं ना, तो इसमें एक ही बीज पत्र होता है, इसमें आपके दो होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको मटर का बताया, अगर नहीं देखा हो तो एक बार मटर घर में हो उसको देख लीजिएगा, जो हरा मटर आता है। जड़ की बात करें, इसमें तंतु मूल होता है जिसको हम फाइब्रस रूट कहते हैं, और मुख्य मूल होता है जिसे हम टैप रूट कहते हैं। देखिए टैप रूट क्या है, एक मुख्य जड़ होती है और उसी से ही आपकी छोटी छोटी इस तरीके से जड़ होती है। इसमें क्या होती है, रेशेदार जड़ें होती हैं, मतलब एक मुख्य दर से जो जड़ होती है उसी से ही आपकी छोटी छोटी रेशेदार निकली रहती है। इसमें क्या होता है, ये ऊपर ही रहती है, मतलब जैसे मान लीजिए एक मिट्टी की लेयर है, तो ये बहुत गहराई तक नहीं जाती है। ये क्या करती है, ऊपर ही मिट्टी को बांध लेती हैं। तो जब बात करते हैं हम कि मिट्टी को अच्छे से कौन बांधती है, या फिर जब बाढ़ आती है ना, तो बाढ़ क्या करती है, मिट्टी का कटाव करती है। तो ये जो जड़ें होती हैं, फाइब्रस रूट होती हैं, ये क्या करती हैं, उसको रोक, मिट्टी के कटाव को रोकती हैं, क्योंकि ये ऊपर की मिट्टी को पूरी तरीके से बांध के रखती हैं।
ये क्या है, टैप रूट क्या है, ये गहराई तक जाती हैं, यानी इनको अगर पानी लेना है, ये सारी चीजें तो वो जो मिट्टी है उसमें गहराई तक जाकर के वहां तक लेती हैं। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, दोनों जड़। इन्हीं के अलग अलग नाम है, झकड़ा जड़ कहते हैं, रेसेदार कहते हैं, अलग अलग नाम है। तो यहाँ पर एक बीज पत्री, ये सारे में सभी में एग्जाम्पल लिखे हुए, एग्जाम्पल तो आपको मैंने इसीलिए पहले ही बता दिया। पत्ती के सिरान विन्यास की बात करें, समानांतर होता है, जालिका नुमा होता है। ये चित्र भी दिखाया मैंने, यहाँ भी चित्र देख लीजिए। संवहनी बंडल, ये तनों में बिखरे हुए होते हैं और ये तनों में वलयाकार यानी रिंग में व्यवस्थित होते हैं। जब आप किसी एक, मान लीजिए कि एक पेड़ का तना टाइप का है, उसको काटते हैं, वैसे तो आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, पर इसको ऐसे समझिए कि उसका जो गोलाई वाला भिंडी देखी आपने ना, बस थोड़ा सा उससे समझिए कि इस तरीके से अगर तना हम देखेंगे तो तने में ये जो छोटे छोटे गोल गोल हिस्से देख रहे हैं, इसमें बिखरे हुए होते हैं। मतलब इसमें खाली यही नहीं होते हैं, इसमें बीच में भी आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, यहाँ पर बीच में भी होंगे। इसमें चित्र में सही से एक केवल फॉर्मेट के रूप में बना हुआ है, पर जो रियलिटी का चित्र होगा वो इस प्रकार से होगा कि इसमें क्या होता है, तने, जो तना होता है उसमें आप कहेंगे बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, कोई निश्चित पैटर्न में नहीं होते हैं, कहीं पर भी देखने को मिलेंगे। पर इसमें क्या है, यानी कि द्विबीजपत्री में इसमें वलयाकार, यानी केवल केवल आउटर एरिया में देखने को मिलते हैं, रिंग में व्यवस्थित होते हैं, ये आपका अंतर होता है। समझ में आ गया होगा। पुष्पांगों की संख्या की बात करें तो इसमें 3 या 3 के गुणज के रूप में होते हैं, 3 6 9 इस प्रकार से, इसमें 4 या 5 है उनके गुणज के रूप में होते हैं यहाँ पर। इसीलिए आपको जो पुष्प से रिलेटेड अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसी से रिलेटेड एग्जांपल है, जैसे एक बीजपत्री में लिली है और द्विबीजपत्री में गुलाब का फूल आ रहा है, तो फूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। द्वितीयक वृद्धि की अगर बात करें तो इसमें सामान्यता नहीं होती है और इसमें होती है द्वितीयक वृद्धि। मैंने आपको बता दिया कि जब ऑलरेडी पेड़ विकसित होता है ना, तो फिर उसमें जो उसका तना होता है वो और विकसित होते होते लकड़ी में कन्वर्ट होता है। तो वही एग्जाम्पल से आप इसे जोड़कर ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं होता है क्योंकि एक बीज पत्री है, इसमें गेहूं की बालियां वगैरह कहीं विकसित होंगी, पर इसमें होता है। परागकण की बात करें तो इसमें एक छिद्र वाले होते हैं और इसमें 3 छिद्र वाले जो है वो होते हैं। एग्जाम्पल एक बार देख लीजिएगा सभी, क्योंकि जो भी वहां पर हेडिंग लिखी है उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल भी यहाँ पर बदले बदले आपको देखने को मिलेंगे। अब बीज की संरचना को थोड़ा सा हम देखते हैं, जहां पर एक बीज पत्री में मक्का का बीज आप देखें तो बीज आवरण होता है, एंडोस्पर्म होता है, स्कैटुलम होता है, प्लूम्यूल होता है, रेडिकल होता है, ये सभी इसके नाम है। जो भी टर्म देखेगा इंग्लिश वाला देखेगा। द्विबीजपत्री बीज की बात करें तो ये चना का बीज हो गया, इसमें बीज आवरण होता है, 2 बीज पत्र होते हैं, प्लूम्यूल होता है, रेडिकल होता है। उसके बाद बात करते हैं पत्ती का सिरा विन्यास, जो मैंने बताया इसमें समानांतर होता है और इसमें जालिका नुमा होता है। अब कुछ बात करते हैं सुपरटेट के इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर के। तो आवृत्त बीजी जो पादप होते हैं सबसे अधिक विकसित होते हैं, विविधतापूर्ण होते हैं। एक बीजपत्री पादपों में पुष्पांगों की संख्या 3 या 3 के गुणज में होती है, द्विबीजपत्री में 4 या 5 के गुणज में। तंतुमूल एक बीजपत्री में होते हैं और मुख्य मूल आपके एक बीजपत्री पादपों में। धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, नारियल, ये सब एक बीजपत्री पादपों के उदाहरण है। और मटर, चना, सरसों, आम, गुलाब ये द्विबीजपत्री जो पादप हैं। संवहनी बंडल बिखरे रहते हैं किसमें, एक बीजपत्री में। संवहनी बंडल वलयाकार किसमें होते हैं, द्विबीजपत्री में। मैंने आपको बता दिया भिंडी वाला एग्जांपल देकर। द्वितीयक वृद्धि सामान्यता नहीं होती है एक बीजपत्री में और द्वितीयक वृद्धि सामान्यता होती है द्विबीजपत्री में। परीक्षा में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके के बन सकते हैं। एक्चुअल में एनसीईआरटी में आप देखेंगे जो समरी दी होती है ना, उसके बाद क्वेश्चन दे रखे होते हैं। आपके में तो बहुविकल्पी आते हैं, फिर भी हमने रख दिए हैं कि वहां कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे 5 अंतर बताओ, 3 अंतर बताओ, आवृत्ति पादप है, सबसे अधिक विकसित क्यों कहा जाता है, पत्तियों का सिरा विन्यास का है, संवहनी बंडलों की व्यवस्था, तो ये क्वेश्चन वहां दे रखे हैं। बाकी आपके में तो बहुविकल्पी आएंगे। अब हम बढ़ते हैं कोशिका यानी कि सेल की तरफ। कोशिका को लेकर के बात करें तो सबसे पहले कोशिका के बारे में कि कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल और क्रियात्मक यानी फंक्शनल इकाई है। 1665 में रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने कार्क उसको सूक्ष्मदर्शी से देख करके सेल शब्द का यूज जो है वो किया था। 1838 से 39 में सेल्डन और सिवॉन जो थे, इन्होंने कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी जो है वो दी थी। 1855 में विर्चॉ थे, इन्होंने कहा था ओमिनस सेलुला। तो ई जो सेलुला शब्द यहाँ है, हर कोशिका कोशिका से उत्पन्न होता है। ज्यादातर आपको नाम यही रॉबर्ट हुक का देखने को मिलता है। कोशिका को लेकर के सिद्धांत की बात करते हैं तो सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। प्रत्येक कोशिका पूर्व विद्यमान कोशिका से उत्पन्न होती है। और कोशिका से रिलेटेड कुछ भाग हैं यहाँ पर, जैसे कोशिका झिल्ली, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आप देख रहे हैं कोशिका झिल्ली हो जाएगी। उसके बाद कोशिका द्रव्य जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, जो कि आपका अंदर लिक्विड भरा रहता है, वो हो जाएगा कोशिका द्रव्य।
फिर हमारा होता है केंद्रक न्यूक्लियस, जो आप सेंटर में देख रहे हैं बैंगनी कलर का, ये आपका क्या हो जाएगा, केंद्रक न्यूक्लियस। और कोशिकांग जो अलग अलग इसमें देखने को मिलते हैं, लाइक हो गया, माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके कोशिकांग है। तो कोशिका के मुख्य भाग में ये आपको देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जीवाणु, जिनमें जैसे कि जीवाणुओं में सुस्पष्ट यानी ट्रू केंद्रक नहीं होता है, परंतु इनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए जो है वो होता है। तो भी हम जब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो जीवाणु को लेकर के बात करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कोशिकांग के भाग क्या क्या होते हैं। अब बढ़ते हैं हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर को लेकर के। अगर आप हाई स्कूल इंटर पर देखते हैं तो सबसे ज्यादा इनका जो है वो डिफरेंस आपके पेपर में पूछा जाता था लॉन्ग क्वेश्चन में। अब फिर से आपको वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को हम थोड़ा सा अगर किसी चीज से जोड़कर समझे तो बेहतर समझ में आएगा। प्रोकैरियोटिक की अगर बात करते हैं तो दो स्थितियां देख लीजिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा गरीब है, जिसका पास रहने के लिए घर है तो उसमें दीवारें नहीं है, और दीवार है तो उसमें वो व्यवस्थित नहीं है, चीजें कहीं भी इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। तो ऐसा जो गरीब टाइप का व्यक्ति है जिसके पास कोई इस तरीके की चीजें नहीं है, वो किस में आएगा, वो आएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और एक वो व्यक्ति है जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, जिसके पास 3 BHK फ्लैट है, सारी चीजें व्यवस्थित रखी हैं, जहां चाहिए सोफा सेट रखा है, टेलीविजन है, ये सारी चीजें हैं, तो वो किस में आएगा, वो आएगा यूकैरियोटिक। यानी ये है गरीब, ये है अमीर। ये चीजें केवल समझने के लिए हैं, आप इस चीज को समझिएगा, बाकी तो इसको समझेंगे जब पढ़ेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। जैसे गरीब है तो इसके अंदर केंद्रक सुस्पष्ट नहीं होता, चीजें क्लियर ही नहीं है, इसको कहीं करना क्या है। यहाँ क्या है, केंद्रक सुस्पष्ट होता है, मतलब इसको पता है भैया हमारा एम क्या है, गोल क्या है। यहाँ पर डीएनए एकल होता है, मतलब गरीब है तो कहीं ज्यादा फैमिली होगी, यहाँ एकल ही है, जो कैसे तैसे काम चल रहा है, हर चीज सिंगल ही है। यहाँ पर क्या है, डीएनए बहुल है, मल्टीपल है, इनके पास हर चीज के, एक घर में 4 टीवी लगी हुई है। यहाँ पर रेखीय रूप में क्रोमोसोम्स के रूप में होता है, और यहाँ पर न्यूक्लियाइड में पाया जाता है। यहाँ पर कोशिकांग झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं, मतलब घरों में दरवाजे भी नहीं है, इतनी गरीबी है। यहाँ पर कोशिकांग झिल्ली से घिरे होते हैं, इनके घरों में दरवाजे भी हैं, लॉकर भी है। यहाँ पर जो कोशिका आकार होता है वो छोटा होता है, 1 से लेकर 10 म्यू एम के बराबर होता है। यानी इनका जो कमरे हैं, मान लीजिए अगर एक भी है तो उसमें जो बाथरूम बना है बहुत छोटा सा है, या जो कमरे का आकार है बहुत छोटा सा है कोशिका आकार। यहाँ पर कोशिका आकार बहुत ज्यादा बड़ा होता है, 10 से लेकर 100 म्यू एम तक होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल आता है जैसे जीवाणु हो गया, साइनोबैक्टीरिया आदि हो गया। और यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, पौधे हैं, जानवर हैं, तो ये आपके इसके एग्जाम्पल में आते हैं। तो इसलिए मैंने आपको जोड़ के समझाया ताकि आपको ये चीजें केवल देखे ना, आपको दिमाग में वो चीज फिट हो जाए। तो ये आपने बेसिक समझा, इनके लेकर के आप थोड़ा सा हम इसको चार्ट से भी समझते हैं। तो सबसे पहला कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, तो यहाँ पर उपस्थित है, सेलुलोज से बनी हुई है पादप कोशिका में, यहाँ पर जंतु कोशिका में। ये चीज ये ध्यान समझिएगा, ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ये वाला चीज यहाँ खत्म हो गई। अब यहाँ से हमारा है पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ये दोनों चीजें अलग है, वो चीज अलग है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका भित्ति सेल वॉल जो होती है पादप कोशिका में आपकी उपस्थित सेलुलोज से बनी होती है, और जंतु कोशिका में आपकी नहीं होती है, क्योंकि पादप कोशिका जो होंगे इनको आपका, अब डायरेक्ट अभी से समझिए, फिर इसको अभी नीचे जाकर के डिटेल में बताते हैं। आकार की बात करें तो नियत और प्रायः चतुर्भुजीय होता है, और जंतु कोशिका में अनियत या फिर गोलाकार होता है। प्लास्टिड यहाँ पर उपस्थित होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, यहाँ पर अनुपस्थित होता है। वैकुल की बात करें या हम कहेंगे रिक्तियों की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ी केंद्रीय वैकुल होती है, और यहाँ पर छोटी या अनेक वैक्यूल या फिर अनुपस्थित होती हैं। जो वैक्यूल होता है ये काम करती हैं वाटर स्टोर करने के लिए, क्योंकि जो पादप कोशिका होती हैं इनके पास ऐसा तो है नहीं कि जब बनाया पानी खींच लिया, इनके पास एक हिसाब से समझ लीजिए कि घर में टंकी रखी है, जब बनाया पानी ले लिया, वैसे वाटर स्टोर का काम जो है इसके थ्रू होता है। सेंट्रियोल की बात करें तो सामान्यतः इसमें अनुपस्थित होता है, यहाँ पर उपस्थित होता है। लाइसोसोम की बात करते हैं तो ये दुर्लभ होता है, यहाँ पर अधिक संख्या में होता है। भंडारण पदार्थ की बात करें तो इसमें स्टार्च होता है और यहाँ पर ग्लाइकोजन होता है। और साइटोकाइनोसिस की बात करें तो सेल प्लेट के द्वारा होता है, इसमें क्लीवेज फ्लोरो के द्वारा होता है। और पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, किसमें, पादप कोशिका में। और जंतु कोशिका में सेंट्रियोल जो होते हैं, जो कि ये आपके हैं, ये क्या करते हैं, कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। ये 2 पॉइंट आपको सुपर टेट के लिहाज से याद रखने हैं। तो ये हो गया पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर।
इस चीज को आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, एक तरफ पेड़ पौधे हैं, एक तरफ जंतु हैं, तो एक तरफ व्यक्तियों को रख करके देख लीजिए, एक तरफ आपका पेड़ पौधों को रख करके, तो उससे आप अंतर को आसानी से याद कर लेंगे। कोशिका के आकार और आकृति की बात करें तो कोशिकाओं का आकार सूक्ष्म से लेकर दृश्यमान तक हो सकता है। आकार लगभग 1 माइक्रोन से 10-100 माइक्रोन तक होगा, और लंबाई, गोलाई, दंडाकार, तारा आकृति जैसा, चपटी और गोलाकार आदि होती है कोशिका के आकार और आकृति की बात करें। मात्रक की अगर बात करें तो माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर, नैनोमीटर की बात करें 1 नैनोमीटर की 10⁻⁹मीटर, और एंगस्ट्रॉम की बात करें तो 10⁻10 मीटर होता है। सामान्यतः कोशिका का जो आकार होता है ना वो माइक्रोन में व्यक्त किया जाता है, इसीलिए सारी वैल्यू लिखी गई। बाकी आपको याद होगा तो जो मापन वाला चैप्टर कराया था ना उसमें ये सारी चीजें हम ऑलरेडी करा चुके हैं। क्योंकि कोशिका के मापन की बात आ रही है इसलिए माइक्रोन की बात आ रही है, और इसीलिए सारे मान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब बढ़ते हैं कोशिका के अंतर्गत जो कोशिकांग है, ये कोशिकांग अभी बताया ना, ये वाले, ये चीज मैंने बताई कोशिकांग, जो कि इसके अंदर यानी कि कोशिका के भाग के रूप में अलग अलग देखने को मिलते हैं। जैसे गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, तो ये सब इसके क्या है, कोशिकांग है जो अलग अलग आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इन्हीं को ही समझते हैं एक एक करके। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आगे आने वाला वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए, और सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि आप सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, नोटिफिकेशन ही नहीं आता है। तो नोटिफिकेशन बेल जब ऑन करेंगे तो बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बाकी अभी जो हम क्लास करा रहे हैं वो दोपहर के 1 बजे करा रहे हैं डेली। अब तक लगभग जो 14-15 क्लास है वो हो चुकी है। कोशिकांग की बात करें तो कोशिका के भीतर पाए जाने वाले सूक्ष्म संरचनात्मक तथा क्रियात्मक भागों को हम कहते हैं कोशिकांग, यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स। ये कोशिका के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। सभी कोशिकांग सभी कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होते हैं। अब बात करते हैं प्रमुख कोशिकांग और उनके कार्यों को लेकर। देखिए सबसे पहला है हमारा केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, जो आपको सेंटर में दिख रहा था। यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। इसमें डीएनए पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं आनुवांशिक पदार्थ। अब जब डीएनए पाया जाएगा तो ये कोशिका की वृद्धि, प्रजनन, सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने का भी काम करता है। तो ये कहां पर होता है केंद्रक? कोशिका के सेंटर में होता है, कोशिका के मध्य में देखने को मिलता है। पहला हो गया हमारा। दूसरा है माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया का सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ये करता क्या है, ये भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या करता है, भोजन का ऑक्सीकरण करता है और ऑक्सीकरण के द्वारा एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। और माइट्रोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव्य में, जो कोशिका के अंदर लिक्विड भरा है ना उसी में सब तैर रहे हैं, तो उसी में ये भी तैर रहे हैं भाई साहब। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में हो गया। फिर बात करते हैं राइबोसोम को लेकर के। तो प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है, झिल्ली रहित और अति सूक्ष्म कण होते हैं इसमें राइबोसोम में। और ये कहां पर देखने को मिलता है, तो साइटोप्लाज्म RER पर एवं केंद्रक के भीतर होता है आपका राइबोसोम। फिर बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या कहेंगे, इसका क्या काम है, तो आंतरिक परिवहन तंत्र की तरह का काम करता है। जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना, तो बस यही है। खुरदुरी ER होती है, तो ये राइबोसोम युक्त होती है, प्रोटीन का निर्माण और परिवहन का काम करती है। और जो चिकनी ER होती है, ER का मतलब वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लिपिड का संश्लेषण करती है, विषैले पदार्थों का निष्क्रियकरण करती है। स्थान कहाँ होता है ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो केंद्रक के चारों ओर होता है। ये जो केंद्रक पढ़ा था आपने ना, इसके चारों ओर देखने को मिलता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आपका आता है गोल्गी बॉडी, गोल्जी बॉडी। ये क्या करता है, ये पदार्थों का संशोधन करता है, मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग करता है और स्राव यानी सेक्रेशन करता है, और लाइसोसोम बनाने में भी हेल्प करता है। स्थान कहाँ है, कहाँ पाया जाता है गोल्जी बॉडी, तो साइटोप्लाज्म में केंद्रक के पास पाया जाता है। फिर आता है आपका लाइसोसोम, जिसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, या फिर सुसाइड बैग किसे कहते हैं। सुसाइड बैग कहेंगे लाइसोसोम को। पाचन एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, और कोशिका का जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होता है बेकार वाला, उसको ये तोड़ने का काम करता है। और कहाँ पाया जाता है, तो ये भी साइटोप्लाज्म में लाइसोसोम जो है वो पाया जाता है। गोल्जी बॉडी भी देख रहे हैं वहीं पर, और यही बना रहा है, लाइसोसोम बनाने में हेल्प कर रहा है, और वहीं पर ही लाइसोसोम भी पाए जाएंगे, इसीलिए दोनों एक साथ लिखे हैं। बढ़ते हैं हम हमारे प्लास्टिड की तरफ। प्लास्टिड जो है इसमें 3 टाइप आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट को कहेंगे हरित लवक, हरा हरा। क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक, वर्ण मतलब ही होता है रंग, यानी इसमें रंग बिरंगा। और ल्यूकोप्लास्ट होता है अवर्णी लवक, आवर्ण आ लग गया किसी वर्ण के आगे मतलब वो कहता है वो चीज इसमें नहीं है, तो वर्ण के आगे आ लगा है मतलब वर्ण यानी कलरलेस है, तो अवर्णी लवक बिना रंग वाला, यानी ये ल्यूकोप्लास्ट हो गया। तो जो केवल पादप कोशिका होती है ना उनमें ही प्लास्टिड आपको देखने को मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण करता है, हरित लवक क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है जो वर्णी लवक होता है, नाम में ही वर्ण है मतलब कलर देता है, यानी कि पुष्प है, फल है, इनको रंग प्रदान करता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो आपका भोजन का स्टोरेज का काम करता है, और स्थान कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी आपके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, भोजन का स्टोरेज करना। फिर बात करते हैं रिक्तिका यानी वैक्यूल। तो रिक्तिका जो होती है ये केवल और केवल पादप कोशिका में बड़ी केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती हैं। और मैंने आपको बताया था अभी जब ऊपर हम बात कर रहे थे जंतु कोशिका और पादप कोशिका को लेकर के, अभी हम आगे बताएंगे, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसकी बात कर रहे थे, ये है देखिए वैक्यूल या रिक्तिका। तो मैंने बताया था यहाँ पर कि ये क्या काम करती है, ये काम करती है आपका स्टोरेज का, वाटर स्टोरेज का काम करती है। वही चीज यहाँ पर अब देखिए आई है। तो केवल पादप कोशिका में बड़ी केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है, यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि पेड़ पौधों के पास जो है एक प्रकार से पानी के स्टोरेज के लिए एक बड़ी टंकी है घर में, जैसे आपके होती वैसे ही इनके पास है। तो वो ये काम करती है, जल है, लवण है, अपशिष्ट पदार्थ है, कोशिका रस है, इसका भंडारण का काम करती है। कोशिका को आकार और दाब बनाए रखने में भी जो है ये सहायता करती है आपकी वैक्यूल या रिक्तिका। और कहाँ पाई जाती है, साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। फिर आपका है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन की बात करते हैं तो ये प्रोटीन जो रेसे हैं उनका जाल होता है, इस तरीके से कोशिका को आकार और आधार प्रदान करने में ये हेल्प करता है, और कोशिका की आंतरिक गति और अंगकों के स्थान पर नियंत्रण का काम भी ये करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की भी बात कर लेते हैं, इससे पहले ये बात करते हैं। तो सबसे पहला ये पूछा जाता है कि पावर हाउस किसे कहते हैं, तो मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया को। गोल्जी बॉडी जो है, जो भी ऊपर आया था, इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं, इसको ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। जो ये आपका गोल्जी बॉडी आया था इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के रूप में या पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पदार्थों का संशोधन है, पैकेजिंग है, स्राव है, इन सबको पहुंचा रहा है। अब लाइसोसोम की बात करें तो बताया था मैंने, सुसाइडल बैग के रूप में जाना था, सुसाइड बैग कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन निर्माण का स्थान होता है, ये बहुत पूछा जाता है, राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का स्थान होता है। बड़ी रिक्तिका जो होती है वो पादप कोशिका की विशेषता होती है, वैक्यूल को लेकर के बताया। प्लास्टिड जो होता है वो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, और केंद्रक जो होता है वो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट और कोशिकांग की बात करें, जैसे पैरिक्सोम, तो पैरोक्सीसोम जो होता है वो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, इसको तोड़कर कोशिका को विषैले प्रभाव से बचाता है। सेंट्रोसोम जो होता है केंद्रक के पास होता है, कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। और सिलिया और फ्लैजुला की बात करें तो चलने और गति करने में सहायक होता है, केवल कुछ कोशिकाओं में ही देखने को मिलता है, सिलिया और फ्लैजुला। बात करते हैं हम हमारे आगे टॉपिक पर, जो कि है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि लगभग जितनी चीजें थी हमने फर्स्ट टॉपिक में कवर ही कर दी थी, इस सेकंड में जितनी रह गई वो सारी कवर कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, अभी ये तो खाली थ्योरी हुई है एंड रिटन नोट्स। कल वाले वीडियो में मतलब आगे आने वाले में हम आपको जितने भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कराएंगे। तो समसूत्री विभाजन की बात करते हैं, ये शरीर की सोमेटिक कोशिकाओं में जो है वो होता है समसूत्री विभाजन। गुणसूत्रों की संख्या इसमें समान रहती है, और ये एक मात्र कोशिका से दो, इसको देखिए पहले हम अगर नाम से स्पष्ट करें तो नाम से समझ में आ रहा है, समसूत्री मतलब समान। हम जब विभाजन की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए अर्धसूत्री, यानी आधा आधा जब विभाजन हो रहा है तो आधा आधा जाकर के आगे बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, शरीर की सोमेटिक कोशिकाओं में होता है, सब में नहीं होता है, केवल जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं कौन कौन सी हैं वो भी अभी आगे देखेंगे। यहाँ पर क्या है, जनन कोशिकाओं में होता है। जनन कोशिकाओं में जैसे आप देखते हैं ना डीएनए जब आगे जाता है तो हम देखते हैं माता के गुण भी आ रहे हैं आधे, पिता के गुण आ रहे हैं आधे। ऐसा तो नहीं एक जाकर के एक डीएनए दो डीएनए तो बन नहीं जाता है उस शिशु में, आधा आधा करके जाता है तो आपका पूरा एक डीएनए जाकर के नए शिशु में बन रहा है। तो आपको वो जो एग्जाम्पल है डीएनए वाला जो मैंने बताया वो अर्धसूत्री आधा आधा विभाजन वो इसमें देखने को मिलता है, इसीलिए जनन कोशिकाओं में ये पाई जाती है। यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या समान होती है 2n, यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, 2n है
तो आपका n हो जाती है। यहाँ पर एक मात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं और यहाँ पर एक मात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। यहाँ पर वृद्धि, मरम्मत, ऊतकों का निर्माण और अलैंगिक जनन में हेल्प करता है। अब इसको समझिए समसूत्री को। मान लीजिए कि अभी हाथ में आपके चोट लग जाती है, तो अगर आपके हाथ में चोट लगी तो क्या करती है स्किन, वो चीज का जो स्थान होता है, जैसे ब्लड बहता है फिर धीरे धीरे स्किन क्या करती है, उस एरिया को मरम्मत करती है और मरम्मत जब करती है तो नई कोशिका का निर्माण होता है और सेम जैसी कोशिका पहले थी वही कोशिका वहां पर आकर के फिर से बन जाती है। यानी समसूत्री विभाजन में क्या हुआ, सेम वही कोशिका का निर्माण हुआ। ऐसा तो है नहीं इनकी तरह की अलग हो गया, आधा पिता का आधा पुत्र का, वो वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर वृद्धि या मरम्मत, जो रिपेयर का नाम लिखा है ना, वो वही बात है। ऊतकों का निर्माण करना है, जो नए टिश्यू बनते हैं, तो वो सब आपका समसूत्री विभाजन में होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि चोट लग गई तो वहां नई कोशिका जो बनेगी वो पिछली वाली से भिन्न होगी, वो सेम वही आता है। स्किन वही से ही आप देखते हैं सेम वैसी ही हो जाती है। ये जो एग्जाम्पल है आपको चीजों को समझने में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या कहेंगे कि यहाँ पर लैंगिक जनन में सहायक होता है और आनुवांशिक विविधता उत्पन्न जो है इसमें होती है। अब यहाँ पर मुख्य अवस्थाएं होती हैं समसूत्री विभाजन की, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और ये जो अवस्थाएं इनके नाम याद रखिएगा। यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन में मात्र कोशिका 2n करके, प्रथम विभाजन जो होगा, द्वितीय विभाजन आपका पहला विभाजन होगा इस तरीके से, और द्वितीय विभाजन में NNN 4 पुत्री कोशिकाएं, जो चीज यहाँ पर बताया गया था ना, 4 पुत्री कोशिकाएं बनती है। यहाँ पर 2n है तो 2n बनेंगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इन दोनों में अंतर को लेकर के। तो हम लक्ष्य स्थान की बात करें तो समसूत्री सोमेटिक कोशिकाएं, अर्धसूत्री इनके नाम इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, माइटोसिस और मायोसिस। तो जो स्थान है सोमेटिक कोशिकाएं, अर्धसूत्री में जनन कोशिकाएं। विभाजन की संख्या इसमें 1 होगी, इसमें 2 होगी। पुत्री कोशिकाओं की संख्या 2 होगी, यहाँ 4 होगी। गुणसूत्र संख्या 2n होगी, यहाँ पर 2n का आधा यानी n बचेगा। यहाँ पर जीन की संरचना समान होगी, यहाँ पर भिन्न होगी। यहाँ मात्र वृद्धि, मरम्मत अलैंगिक जनन के रूप में और यहाँ पर लैंगिक जनन और आनुवांशिक विविधता के रूप में। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत कुछ और पॉइंट, जैसे है विषाणु। तो अकोशिकीय संरचना होती है, केवल एक प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, प्रोटीन के आवरण से ढका होता है विषाणु और होस्ट कोशिका के भीतर ही ये प्रजनन करता है। एग्जाम्पल के लिए जो वायरस है उसमें जैसे मोज़ेक वायरस हो गया, HIV हो गया, राइनो वायरस हो गया। उसके बाद आपका वायरोइड की बात करते हैं तो अकोशिकीय होता है, केवल छोटा होता है, वृत्तीय, कलसूत्री, आरएनए होता है। प्रोटीन आवरण इसमें नहीं होता है, मुख्यतः पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पोटैटो, स्पिंडल ट्यूबर वायरोइड हो गया, जिसको PSTVD कहेंगे। फिर आपका है प्रयन, तो ये केवल प्रोटीन होते हैं, कोई न्यूक्लिक अम्ल इसमें नहीं होता। संक्रमित प्रोटीन सामान्य प्रोटीन की संरचना बदल देता है। तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम संक्रमण उत्पन्न कर सकते हैं इसमें, जैसे आपका जैकब रोग हो गया। लाइकेन की बात करते हैं, सहजीवी संबंध होता है और शैवाल और कवक का सहजीवन दर्शाता है। एल्गी और फंगस ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, वायु की शुद्धता के सूचक माने जाते हैं और नमी और खनिज लवणों से भोजन प्राप्त करते हैं। और माइकोराइजा जो होता है ये कवक प्लस पादप की जड़ का सहजीवी आपका संबंध को दर्शाता है। पौधों को जल और खनिज लवण आसानी से प्रदान करता है, बदले में पौधा कवक को भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। पौधों की वृद्धि में हेल्प करता है आपका माइकोराइजा। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे, उसकी बात हमने कर ली। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सुपर टेट में बार बार पूछे जाने वाले कुछ तथ्य को लेकर के। तो जैसे होस्ट सेल जो होती है ये क्या होती है, ये वह कोशिका जिसमें विषाणु अन्य जैविक इकाई प्रवेश कर अपनी प्रतिकृति बनाते हैं। वायरस क्या होता है, जीवित और निर्जीव के मध्य की अवस्था को कहते हैं। वायरोइड क्या होता है, केवल आरएनए होते हैं, प्रोटीन आवरण नहीं होता है। प्रियन का होता है, केवल प्रोटीन होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता। जो भी पढ़ा है ना वही सब है। लिचेन क्या है, एल्गे प्लस फंगस का सहजीवी संबंध है। माइकोराइजिया क्या है, फंगस और रूट यानी पादप की जड़ का सहजीवी संबंध है। माइटोसिस में सोमेटिक कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या 2n यानी समान रहती है। मायोसिस में जनन कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या आधी हो जाती है और 4 पुत्री कोशिकाएं इसमें बनती हैं। और त्वरित पुनरावृत्ति तालिका में भी देख लेते हैं विषाणु को लेकर। तो अकोशिकीय हो गया, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए हो गया, प्रोटीन आवरण है, होस्ट की आवश्यकता है। उदाहरण में TMV, HIV, राइनो वायरस। वायरोइड की बात करें तो अकोशिकीय है, इसमें न्यूक्लिक अम्ल केवल आरएनए है, प्रोटीन आवरण नहीं है, होस्ट की आवश्यकता है पौधों में। और PSTVD इसका एग्जाम्पल हो गया। प्रयन की बात करें, अकोशिकीय संरचना है, न्यूक्लिक अम्ल नहीं है, प्रोटीन आवरण केवल है, होस्ट की आवश्यकता है। और उदाहरण में CJD। लाइकेन
ये लाइकेन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सहजीवी संबंध है और न्यूक्लिक अम्ल शैवाल में है, प्रोटीन आवरण कवक में है और होस्ट की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल तो मैंने आपको यूएसनिया पैरामिलिया करके बताया। माइकोराइजा सहजीवी है, न्यूक्लिक अम्ल पादप में है, प्रोटीन आवरण कवक में है, होस्ट की आवश्यकता नहीं है और उदाहरण के लिए ग्लैमस आदि हो गया। तो इसी के साथ ये हमारा हुआ टॉपिक समाप्त। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न है आपके लिए, जिसका आंसर आपको बताना है वीडियो के मेन कमेंट में। तो सभी लोग बताइएगा कि कौन सा इसमें से सही होगा। तो ये है क्वेश्चन आपके लिए कि निम्नलिखित में से किस कशेरुकी वर्ग के जंतु श्वसन के लिए मुख्य रूप से केवल गलफड़ों का ही उपयोग करते हैं? सरीसृप रेप्टाइल्स हो गया, उभयचर एम्फीबियंस हो गया, मत्स्य हो गया फिशीज, या फिर स्तनधारी मैमल्स। तो आंसर आपको कमेंट में जो है वो बताना है। ये क्वेश्चन हम जो आंसर पूछते हैं, मैंने बताया इसलिए ही पूछते हैं ताकि जो चीज़ें आपने पढ़ी कितने अच्छे से पढ़ी हैं वो जरूर ट्राई किया करिए। गलत सही से मतलब नहीं होता, आप ट्राई जरूर कीजिए ताकि आप अपने आप को भी चेक कर सकें। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में जो है वो बताइएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा वो भी अवश्य बताइएगा। आपके जो कमेंट हैं वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं ताकि हम इसी प्रकार आपके लिए ढेर सारी मेहनत करते रहें। वीडियो जो आप यहाँ पर सारे देख रहे हैं इसको लेकर के और लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके माध्यम से बाकी लोगों तक भी पहुँच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। वीडियो में अगर अभी नए आए हो, टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इससे पहले की सारी क्लासेस मिल जाएंगी हैंड रिटन नोट्स के रूप में इसी प्रकार। तो पिछले वीडियोस भी आप देख सकते हैं। बाकी अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।